तो गाइस सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम जैसे आपको पता है सीए जितेंद्र यादव है। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। बेसिकली पहले बात करेंगे आपका 5 म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि मार्केट में जब जो फॉल हुआ है तो एक मौका बनता है। जब भी मार्केट में तेज गिरावट आए तो उस केस में ना उसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, ना कि घबराना चाहिए आपको। तो यहाँ पे हम लोग उसी एंगल से देखेंगे कि भाई कौन-कौन से फंड है जहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और जब भी मार्केट में गिरावट आए तो उस केस में वो फंड आपको बहुत ज़्यादा गिरावट ना दिखाए। इसके अलावा हम लोग ये भी बात करेंगे कि भाई 5 ऐसे म्यूचुअल फंड जो आप लोगों ने कमेंट किया है कमेंट सेक्शन में, वहाँ से मैं पिक करूँगा एंड देन आई विल ट्राई टू रिव्यू एंड देखते हैं कि भाई उनके पोर्टफोलियो कैसा है, क्या चेंजेस है जो कि करने चाहिए। अगर सब कुछ अच्छा है देन अच्छी बात है, अगर कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है तो वो मैं बताऊँगा। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर हाय हेलो करके आप बता सकते हैं मेरे को कि भाई आवाज़ वगैरह सही आ रही है, नहीं आ रही है। और आपके मन में भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन रहेगा, तो आप लाइव इस वीडियो में आप पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर आपके क्वेश्चन को पिक करूँगा एंड रिप्लाई करूँगा, ठीक है? तो पहले गाइस रिव्यू करते हैं। मैं स्क्रीन तो शेयर नहीं कर पाऊँगा। तो जो मेरे कमेंट सेक्शन में है, वहीं से मैं डायरेक्टली रिव्यू करूँगा, जो पोर्टफोलियो आप लोगों ने पोस्ट करा हुआ है। क्योंकि गाइस काफ़ी लोग पोर्टफोलियो पोस्ट करते हैं, लेकिन टाइम नहीं होता उतना, जिसकी वजह से मैं पिक नहीं कर पाता हूँ पोर्टफोलियो को। तो गाइस 2 दिन पुराना है, सुभाष कुमार उन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट करा हुआ है और उनका कहना है सर काइंडली प्लीज़ मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू करें। इनके पास पहला फंड है गाइस एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, जिसमें इन्होंने 50,000 का लमसम करा हुआ है एंड 2,000 पर मंथ का एसआईपी भी चल रहा है। सेकंड फंड इज एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड, जिसमें अगेन इन्होंने 50,000 का लमसम करा हुआ है एंड 2,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है। एंड इनका क्वेश्चन ये है कि और इन्वेस्टमेंट करना है सर, किस फंड में करें प्लीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सुभाष जी, आपने जो 2 फंड यहाँ पे पिक करा हुआ है, दोनों ही सेम म्यूचुअल फंड हाउस से है और दोनों फंड देखे तो ठीक है। जो मिड कैप कैटेगरी का आपका जो फंड है एसबीआई कॉन्ट्रा, नहीं एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड, ये ठीक है। आपने लमसम 50,000 करा हुआ है, मुझे कहीं कोई दिक्कत यहाँ पे लगता नहीं है। लेकिन हाल फिलहाल में इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है मिड कैप कैटेगरी से। अगर आप इससे बेहतर फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं मिड कैप कैटेगरी से, देन आपके पास 2 या 3 ऑप्शन रहता है। पहला फंड है आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जहां आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर उस फंड को कंसीडर जरूर कर सकते हैं अपने रिसर्च के लिए। सेकंड फंड है आपका एचडीएफसी मिड कैप। ये फंड भी काफी अच्छा फंड है, लॉन्ग टर्म में काफी शानदार तरीके से आपको रिटर्न बना के दिया हुआ है। एंड अगर आप एक काफी ज्यादा हाई रिस्क इन्वेस्टर है, जो कि आपने यहाँ पे मेंशन तो नहीं किया है कि भाई आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, लोअर साइड में है या फिर मॉडरेट साइड में है या फिर हाइट साइड में, तो अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है, काफी ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, इन दैट केस आप क्वांट मिड कैप फंड को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये 3 मिड कैप फंड है जहां पे आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि भाई कि आप इन तीनों फंड्स को कंसीडर कर सकते हैं रिसर्च करने के लिए एंड उसके बाद आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात करें आपका एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का, तो ये फंड अच्छा फंड है, काफी सही तरीके से आपको रिटर्न बना के दे रहा है कॉन्ट्रा कैटेगरी में। एसआईपी तो काफी अच्छा ही है, लमसम भी काफी अच्छा है, तो आप इस फंड को एज इट इज कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपके पास 2 फंड है यहाँ पे, मिड कैप से एंड कॉन्ट्रा फंड। अब आपको यहाँ पे एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड एंड एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड जरूर ऐड करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। पहला फंड जो होगा आपके लिए स्मॉल कैप कैटेगरी से, वो फंड होगा यहाँ पे क्योंकि आपने अपना रिस्क प्रोफाइल मेंशन नहीं किया हुआ है, जिसकी वजह से काफी डिफिकल्ट हो रहा है आंसर करना। बट मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि अगर आपका रिस्क प्रोफाइल हाइट साइड में है, इन दैट केस आप क्वांट स्मॉल का फंड को चूज कर सकते हैं। वहीं अगर आप थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हैं, इन दैट केस आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को भी चूज कर सकते हैं या फिर एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड को भी चूज कर सकते हैं। एक बात यहाँ पे जरूर आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है, वहां पे सिर्फ एसआईपी ही अलाउड है, लमसम अलाउड नहीं है। तो इस बात को आपको जरूर ध्यान में रखने की जरूरत है। एंड बात करें फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से, तो यहाँ पे भी 2-3 फंड है जो कि काफी अच्छा है। पहला आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, इसका रिटर्न देखें तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी अच्छा है। हालांकि लास्ट 1 ईयर में बहुत शानदार तरीके से रिटर्न नहीं बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी आप इस फंड को कंसीडर कर सकते हैं। यानी कि सेकंड फंड है आपका अगेन एचडीएफसी हाउस से ही, यानी कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस से, और उस फंड का नाम है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। एंड तीसरा फंड है आपका क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड।
तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड वैसे इन्वेस्टर के लिए काफ़ी शानदार बैठेगा जिनका रिस्क प्रोफाइल काफ़ी अग्रेसिव नेचर का है, और एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड अगर आप थोड़ा-सा कम रिस्क भी लेना चाहते हैं, इन दैट केस वो फंड काफ़ी अच्छा हो सकता है। इन तीनों में से एक फंड को आप ज़रूर चूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रहे कि जो आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड है या फिर पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड है, इन दोनों फंड का फंड साइज़ काफ़ी ज़्यादा है। पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का फंड साइज़ 60,000 करोड़ के ऊपर है, एंड एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का साइज़ मोर देन 50,000 करोड़ है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई इन दोनों फंड का फंड साइज़ काफ़ी ज़्यादा है। तो ये 2 फंड है जहाँ पे आपको जाके इन्वेस्ट करना है, यानी कि 2 कैटेगरी है आपका। पहला कैटेगरी जो मैंने आपको बताया स्मॉल कैप कैटेगरी, और दूसरा कैटेगरी मैंने आपको बताया फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। तो गाइस ये तो पहला पोर्टफोलियो है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, जो था किसका था? ये था सुभाष कुमार जी का। आगे क्वेश्चन है रंजू सिन्हा जी का। हाय सर, आई हैव सैलरी इनकम, कैपिटल गेन फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड कैपिटल गेन फ्रॉम स्टॉक सेल भी है। हाउ मच you'll चार्ज फॉर फाइलिंग माय आईटीआर? प्लीज रिप्लाई। तो गाइस आप सभी को मैं बता दूं कि मैं एक चार्टर अकाउंटेंट हूँ, तो लाइक मेरा यूट्यूब पे जो वीडियो मैं कर रहा हूँ दैट इज फॉर काइंड ऑफ, ये तो मेरा पैशन है, उस तरीके से मैं कर रहा हूँ। बट मेरा जो मेन काम है दैट इज अपार्ट फ्रॉम दिस, वो है मेरा सीए का प्रैक्टिस बेसिकली, जहाँ पे मैं ऑडिटिंग है या फिर आपका इनकम टैक्स फाइलिंग का काम होता है, आरओसी फाइलिंग होता है, या फिर आपका जो ऑडिटिंग का काम है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गया, जीएसटी फाइलिंग हो गया, जीएसटी ऑडिट हो गया, ये सारे काम है जो मैं करता हूँ। अगर आप कोई स्टार्टअप खोलना चाहते हैं तो उसके रिलेटेड भी सारा कंप्लायंसेस होता है मेरे पास, तो वो सारे काम है जो मैं करता हूँ। तो अभी बेसिकली आईटीआर फाइलिंग का सीजन है, और रंजू रंजू जी का कहना यहाँ पे यही है कि भाई इनके पास सैलरी इनकम है, कैपिटल गेन इनकम है हाउस प्रॉपर्टी से एंड स्टॉक सेल से, तो इसका फाइलिंग फी क्या रहने वाला है। तो मैंने कुछ दिन पहले कम्युनिटी टैब में बताया था कि भाई अगर आप एक सैलरीड क्लास पर्सन हैं, सिर्फ सैलरीड क्लास पर्सन है, इन दैट केस आपको सिर्फ 749 रुपीज ही पे करना पड़ेगा आईटीआर फाइल कराने के लिए। लेकिन अगर आपके पास अदर इनकम भी है, लाइक सैलरी के साथ साथ कैपिटल गेन, पीसीपीपी यानी कि बिजनेस इनकम है, उस केस में फाइलिंग फी बढ़ जाता है, यानी कि आईटीआर का जो रेट है वो बढ़ जाएगा फाइलिंग का। तो इस केस में जो रंजू जी ने पूछा हुआ है, तो इनके केस में मोटा मोटी 2,500 का फी पड़ेगा, 2499 का ये मेरा फी है अगर आपके पास सैलरी प्लस कैपिटल गेन का है तो। इसके अलावा अगर आपके पास बिजनेस इनकम भी है एंड आपके पास कैपिटल गेन वगैरह भी है, इन दैट केस ये जो है फी 2499 ये बढ़ के हो जाता है आपका 2999, यानी कि 3000 के आसपास में आपका फाइलिंग फी बन जाता है। तो आप भी अगर चाहते हैं कि भाई आपका आईटीआर मैं फाइल करूं, और अगर आप एक सैलरीड क्लास पर्सन है, आपका फॉर्म 16 अभी आ गया होना चाहिए, या फिर कई बार थोड़ा सा लेट भी आता है, जून वगैरह में आ सकता है। अगर आपका फॉर्म 16 आ चुका है देन आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, या फिर ऑलरेडी मैंने पहले भी डाल रखा है तो आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो रंजय जी मैंने बता दिया आपका मोटा मोटी यहाँ पे 2499 यानी कि 2500 के आसपास का फाइलिंग फी लगने वाला है। अगला क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे गणेश चतुर्वेदी का। हाय सर, गुड इन्फॉर्मेशन, प्लीज मेक अ वीडियो ऑन बेस्ट मिड कैप इंडेक्स फंड टू इन्वेस्ट इन 2024। बिल्कुल सही है, मैंने क्योंकि कुछ दिन पहले शायद स्मॉल कैप इंडेक्स फंड पे बनाया था, तो इनका कहना है कि भाई मिड कैप इंडेक्स फंड पे भी आप वीडियो बनाओ, तो मैं बनाऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जल्दी वीडियो आने वाला है। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपके, अपना यहाँ जो कमेंट किया हुआ है कौशल सिंह जी, इनका कहना है कि भाई इनके पास पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड है जिसमें इन्होंने 5000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है आई गेस, इसमें भी इन्होंने 5000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड है जिसमें इन्होंने 1000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है। क्वांट स्मॉल कैप फंड हो गया। देन प्लानिंग टू ऐड मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 एंड निफ्टी 150 मिड कैप टू ओके 1010 2000 के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, काइंडली रिव्यू। तो गाइस इनका जो पहला फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड, ये काफी अच्छा फंड है, हिस्टोरिकली काफी अच्छे तरीके से आपको रिटर्न बना के दिया हुआ है। बट हाल फिलहाल में रिटर्न बहुत बेहतर नहीं है, अगर आप एग्जैक्टली देखते हैं तो इसका लास्ट 1 ईयर में रिटर्न बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फंड साइज ना काफी ज्यादा हो चुका है, मोर देन 60,000 करोड़ के ऊपर है। और इसकी वजह से क्या होता है कि फंड साइज बहुत ज्यादा होने से जो फंड मैनेजर है उसको काफी डिफिकल्टी क्रिएट होता है फंड को मैनेज करने के लिए, क्योंकि अगर 1000-2000 करोड़ का है तो इजिली मैनेज हो जाता है, क्योंकि उस पैसे को आपको इन्वेस्ट करना है और फिर जब इन्वेस्ट करते हैं तो बेचना भी पड़ेगा प्रॉफिट बनाने के लिए।
तो कम फंड साइज़ होता है तो उस केस में ये काम करना आसान पड़ता है, लेकिन फंड साइज़ बहुत ज़्यादा होने से फंड मैनेजर को काफ़ी डिफ़िकल्टी क्रिएट होता है, काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ता है कि भाई उस पैसे को कैसे मैनेज करें। यानी कि जब अगर इन्वेस्ट करेंगे जैसे 160,000 करोड़ का 1% भी इन्वेस्ट करते हैं तो ये हो जाता है आपका मोटा-मोटी 60 करोड़, राइट? 60 करोड़ हो जाता है, अगर 10% होगा तो 600 करोड़ हो जाएगा। 600 आई मीन 6,000 करोड़ हो जाएगा 10% तो 6,000 करोड़ हो जाएगा और 61% 600 करोड़ होता है, राइट? तो उस केस में ना काफ़ी दिक्कत होता है कि भाई उस पैसे को अगर आपको डालना है, अगर 6,000 करोड़ डालेंगे तो मतलब अचानक से बढ़ भी सकता है वो पर्टिकुलर स्टॉक। अगर 6,000 बेचना होगा तो भाई सामने वाले खरीदेगा कौन, राइट? मतलब 6,000 करोड़ का कोई खरीदने वाला भी तो होगा तभी तो आप बेच पाएँगे। तो इसी तरीके से ना ये डिफ़िकल्टी फ़ेस करना पड़ता है फंड मैनेजर को, जिसकी वजह से फंड का जो एफिशिएंसी है वो खराब होता है एंड इसकी वजह से जो रिज़ल्ट यानी कि जो परफ़ॉर्मेंस है फंड का वो खराब रहता है। तो ये थोड़ा-सा इश्यू है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के साथ, लेकिन हिस्टोरिकली देखें तो काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म करा हुआ है। इसमें कोई दो राय या फिर दो मत नहीं है गाइज़। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड देखें तो अच्छा फंड है। आप इसके साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं, मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं लगता है। बात करें एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड भी देखें तो ठीक-ठाक सा है, बहुत खराब नहीं है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड के कंपैरिज़न में ये तो बेहतर ही दिखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप इससे भी बेहतर फंड के साथ जाना चाहते हैं, देन मल्टीपल ऑप्शन है अभी मार्केट में। लाइक आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड, अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है तो, या फिर आप सिर्फ एसआईपी ही करना चाहते हैं, तो आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के साथ भी जा सकते हैं। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है, उसके साथ भी आप जा सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शन है, लाइक टाटा स्मॉल कैप फंड है, वहाँ पे भी सिर्फ एसआईपी ही रहता है। तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड देखें तो काफ़ी एवरेज रिटर्न दे रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। तो आप बने भी रह सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई आपको यहाँ से एग्ज़िट करना है, इन दैट केस आप एग्ज़िट करके क्वांट स्मॉल कैप फंड हो गया, या फिर आपका जैसे मैंने बताया कि लाइक एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड हो गया, टाटा स्मॉल कैप फंड हो गया, उन सारे फंड में भी आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्वांट स्मॉल कैप फंड शायद आपके पास ऑलरेडी है, तो आपको अगेन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड में 1000 का है, इसको आप ऐड करके क्वांट स्मॉल कैप फंड में ही 2000 पर मंथ के हिसाब से कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन आपके लिए रहेगा। प्लानिंग टू ऐड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, तो ये फंड देखें तो अपनी कैटेगरी में काफ़ी शानदार है, तो आप इस फंड में ऐड ज़रूर कर सकते हैं, यानी कि इस फंड को आप ज़रूर ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। और आगे चल के मैं आपको बताऊँगा 5 ऐसे म्यूचुअल फंड जो कि फॉलिंग मार्केट में काफ़ी शानदार होता है, तो वहाँ पे आपको आई मीन कौन-सा है, मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड भी दिखने को मिलेगा। तो ये फंड वैसे देखें तो काफ़ी शानदार है, मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है। तो मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा। आप वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को ही ऐड कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और निफ्टी 150 मिड कैप तो ठीक है, मिड कैप वाला ठीक है कहानी। आप इंडेक्स फंड के साथ जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपका मिड कैप इंडेक्स फंड भी हो जाएगा और एक्टिव मिड कैप फंड भी हो जाएगा। तो सजेशन यहाँ पे ये है कि आप एक्टिव मिड कैप फंड के साथ रहें, ना कि इंडेक्स फंड के साथ। और उसकी जगह पे आप ऐड कर सकते हैं जैसे कोई कॉन्ट्रा फंड, जैसे मैंने बताया अभी कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड काफ़ी शानदार है, तो आप निफ्टी 150 मिड कैप फंड के बदले अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड को। चलिए गाइस, यहाँ पे तो अभी सिर्फ कौशल सिंह जी ने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट करा हुआ है। अब कमेंट सेक्शन से पिक कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन। तो हमने गणेश चतुर्वेदी जी तक का क्वेश्चन लिया था। इसके बाद है राम सेवक चौधरी। इनका कहना है, हाय सर, आई हैव बिजनेस इनकम एंड कैपिटल गेन, व्हाट विल बी योर चार्ज फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न? तो क्या नाम है, राम सेवक जी, मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि अगर आपके पास बिजनेस इनकम है एंड कैपिटल गेन है, देन आपका जो आईटीआर फाइल कराने का जो फी लगेगा वो मोटा मोटी 3,000 के आसपास में लगने वाला है। 2,999 यानी कि 3,000 में ₹1 कम तो फाइलिंग फी लगने वाला है। कौशल सिंह जी बोल रहे हैं थैंक यू। सो या कौशल जी, थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग योर क्वेश्चन। गाइस, आप लोगों के मन में भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, देन यू कैन डेफिनेटली पुट योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। आई डेफिनेटली रिप्लाई। ओके ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन इन किसने पूछा है, परमवीर लोधा। हेलो सर, I have invested in SBI Focus Equity Fund and it is giving decent returns. Should I continue or exit and switch to Quant Focus Fund? So परमवीर जी, यस, अगर आपने एसबीआई फोकस फंड में इन्वेस्ट करा हुआ है
तो मुझे लगता है कि भाई आपको यहाँ से एग्ज़िट तो ज़रूर कर जाना चाहिए क्योंकि ये फंड बहुत अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है। एंड एंड क्या है कि बहुत अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है और जो आपका क्वांट फ़ोकस फंड है, इसका रिटर्न देखें तो काफ़ी शानदार है। हालाँकि काफ़ी नया फंड है, तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए आपको और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप एक हाई रिस्की इन्वेस्टर हो तो। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल देखें तो बहुत अग्रेसिव नेचर का नहीं है, इन दैट केस आप एचडीएफसी फोकस फंड के साथ भी जा सकते हैं। तो आप क्वांट फोकस फंड को कंसीडर कर सकते हैं या फिर एचडीएफसी फोकस फंड को कंसीडर कर सकते हैं, कंसीडरिंग योर रिस्क प्रोफाइल। ठीक है, राम सेवक जी का हो गया क्वेश्चन, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई कौन है, NB220177। इनका कहना है कि हाउ इज एक्सिस मिड कैप फंड। भाई एक्सिस मिड कैप फंड बिल्कुल खराब फंड है, आपको यहाँ से इमीडिएटली एग्जिट कर जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये फंड पिछले 3 सालों में तो काफी खराब तरीके से परफॉर्म करके आपको दिया हुआ है, यहाँ पे कोई अच्छा रिटर्न नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट सेक्शन से ले लेते हैं, विजेंद्र चौधरी जी का। सर 5 लाख इन्वेस्टमेंट करना है, मैंने एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज और आईसीआईसी प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड और एसबीआई डिविडेंड यील्ड को सिलेक्ट किया है, प्लीज रिव्यू फॉर नेक्स्ट 10 ईयर। तो विजेंद्र जी मेरा रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज आप अपना एज मेंशन कर दे और अपना रिस्क प्रोफाइल मेंशन कर दे, क्योंकि ये जो आपने फंड चूज करा हुआ है इससे तो यही लगता है कि आप कम रिस्क लेना चाहते हैं। अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं, इन दैट केस बैलेंस एडवांटेज फंड इज फाइन। आईसीआईसी प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, मल्टी एसेट फंड में क्या होता है ना, आपका रिटर्न काफी ज्यादा एवरेज आउट हो जाता है, क्योंकि वहां पे गोल्ड भी होता है और आपके जो डेट सिक्योरिटीज होता है या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट होता है वो भी रहता है, तो उसकी वजह से ना जो रिटर्न है वो काफी एवरेज आउट हो जाता है। तो अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं, इन दैट केस एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड एंड आईसीआईसी प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड दोनों ठीक है। एसबीआई डिविडेंड यील्ड मेरे हिसाब से ना ही सिलेक्ट करें आप, तो बेहतर है आप इन दोनों फंड के साथ जा सकते हैं। बट यहाँ पे सजेशन ये भी रहेगा कि आप थोड़ा सा रिस्क लेवल बढ़ाना चाहते हैं, इन दैट केस आप एक फ्लेक्सी कैप फंड भी ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, और वो हो सकता है आपके लिए इधर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड या फिर पराग पाड़ी फ्लेक्सी कैप फंड। तो विजेंद्र जी होपफुली आप समझ गए होंगे मैं जो बताना चाह रहा हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग योर पोर्टफोलियो। विजेंद्र जी का कहना ये है कि सर निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी का फंड कैसा रहेगा। ओके, निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी का फंड देखो मैंने का इस पे कोई स्पेसिफिक वीडियो तो नहीं बनाया है। निप्पॉन इंडिया ये काफी नया फंड है, अगर देखा जाए तो ये 2021 में। ओके, रिटर्न इज डिसेंट, मतलब एक साल में इसने 36% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है, पिछले 2 सालों में 24-25% का, और जब से लॉन्च हुआ था तब से लेके अभी तक मोटा मोटी 19% का रिटर्न है। तो रिटर्न इज डिसेंट, सॉरी वो तो कैटेगरी का था, 37%, 24% एंड 17%। तो रिटर्न रिटर्न डिसेंट है, बहुत खराब नहीं है, बट अभी काफी नया फंड है, तो शायद इसलिए मुझे लगता है कि भाई आप फ्लेक्सी कैप फंड में, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में निप्पॉन फ्लेक्सी कैप फंड तो उतना बेहतर अभी नहीं है जहां तक मुझे लग रहा है। आप क्वांट फ्लेक्सी का फंड को चूज कर सकते हैं, कंडीशन एक है कि भाई आप हाई रिस्क इन्वेस्टर हो तो, नहीं तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड या फिर पराग पाड़ी फ्लेक्सी का फंड के साथ भी आप जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम तारा चंद। इनके पास निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है 1000, इनका एसआईपी है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड में जिन्होंने 1500 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है। क्वांट स्मॉल कैप फंड में भी इन्होंने 1500 का एसआईपी है। कोटक इमर्जिंग कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, राइट, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, सो दिस इज अ मिड कैप। ओके, इसमें इन्होंने 1500 का एसआईपी है। पराग पाड़ी फ्लेक्सी का फंड में 1500, यूटीआई निफ्टी 50 में 500, टाइम होराइजन 15 इयर्स का है। ओके कूल। सो फर्स्ट फंड निप्पॉन स्मॉल कैप फंड इज ए गुड फंड, बट एक ही पॉइंट है कि भाई इसमें सिर्फ और सिर्फ एसआईपी ही अलाउड है, नो लमसम। और दूसरा बात ये है कि यहाँ पे इसका फंड साइज भी काफी ज्यादा हो चुका है, इट्स मोर देन 40,000 करोड़, अराउंड 45,000 करोड़ का इसका फंड साइज है, जो कि एक स्मॉल कैप फंड के लिए काफी ज्यादा होता है। तो फंड मैनेजर के लिए काफी चैलेंजिंग होगा कंसिस्टेंट रिटर्न, अच्छा रिटर्न जनरेट करने के लिए। बट फंड वैसे हिस्टोरिकली देखा जाए तो काफी अच्छा है।
बस एसआईपी ही अलाउड है, लमसम अलाउड नहीं है। फिर क्वांट स्मॉल कैप फंड है, ये फंड भी देखें तो वैसे काफ़ी अच्छा फंड है और इन दोनों फंड के बीच में ओवरलैपिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मोटा-मोटी 4% का ही ओवरलैपिंग है जितना मुझे याद आ रहा है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड इज़ अगेन अ गुड फंड बट नॉट अ बेस्ट फंड इन मिड कैप कैटेगरी। मुझे लगता है कि भाई आपको मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के साथ जाना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड इज़ अगेन अ गुड फंड बट इसमें भी फंड साइज़ का इश्यू है क्योंकि फंड साइज़ देखें तो मोटा-मोटी 60,000 यानी कि 62-63,000 करोड़ के आस-पास में जा चुका है, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात नहीं है इस फंड के लिए या फिर इस फंड के मैनेजर के लिए। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है जो कि ठीक है, तो आप इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। अ, पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड की जगह पे अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है तो आप क्वांट फ्लेक्सी का फंड को भी चूज कर सकते हैं। ठीक है ताराचंद जी, मैंने आपका रिव्यू कर दिया है पोर्टफोलियो, होपफुली आप समझ पा रहे होंगे जो मैंने बताया है। नेक्स्ट, ओके विजेंद्र जी अगेन ही इज आस्किंग फॉर निपुन इंडिया फ्लेक्सी कैप। ओके, ओम प्रकाश जी का कहना है यहाँ पे कि निपुन इनके पास है निपुन इंडिया स्मॉल कैप फंड 3000 का, इडलवाइज स्मॉल कैप 2000 का, महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप 2000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 2000, पराग पारिक फ्लेक्स के फंड 3000। ओके, सो इनके पास देखा जाए तो स्टार्टिंग के तीन फंड या फिर तीन, एक दो ही तीन, हाँ स्टार्टिंग के तीन फंड इज फ्रॉम स्मॉल कैप आई गेस। स्टार्टिंग के तीन फंड स्मॉल कैप कैटेगरी से है, जो कि मुझे लगता है कि भाई उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो तीन फंड रखना इज़ क्वाइट, मतलब आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तभी आप ऐसा कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो का जो ओवरलैपिंग है वो भी देखने की ज़रूरत है। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड वैसे काफ़ी अच्छा है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इडेलवाइज स्मॉल कैप फंड का भी रिटर्न अच्छा है। महिंद्रा मैन्युलाइफ का भी रिटर्न देखें तो काफ़ी अच्छा है। यानी कि जो दो फंड है, महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप एंड इडेलवाइज स्मॉल कैप, इन दोनों का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न बहुत शानदार है। लेकिन हिस्टोरिकली देखते हैं तो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है या फिर फंड नया है, तो इस बात का आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। ट्राइड एंड टेस्टेड फंड नहीं है एक्सेप्ट निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसके बाद देखिए तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड इज गुड फंड। पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड अगेन काफी अच्छा फंड है। द ओनली कंसर्न इज फंड साइज, अगर आप उस चीज के लिए रेडी है तो नो इशू, यू कैन कंटिन्यू। ठीक है, ओम प्रकाश जी, होपफुली आप समझ पा रहे होंगे जो भी मैंने बताने की कोशिश किया है। नौ सुभाष कुमार इज अगेन आस्किंग, सुभाष कौशल, सुभाष का सुभाष का तो मैंने शायद ऑलरेडी रिव्यू कर दिया है कहीं ना कहीं, इफ नॉट रॉन्ग। ओके हाँ, सुभाष कुमार का तो मैंने पहले रिव्यू कर दिया है। ओके फाइन फाइन, इनका यहाँ पे भी कहना है कि भाई एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में 50,000 लमसम है, 2000 एसआईपी है। ओके, एसबीआई, उसके बाद एसबीआई मैग्नम मिड कैप में 50,000 लमसम एंड 2000 एसआईपी, एसबीआई स्मॉल कैप में 2000 के एसआईपी है। ओके ओके cool। तो इन्होंने यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप ऐड नहीं किया था आई गेस। ओके फाइन, तो सुभाष जी आपका तो पहला जो लमसम वाले है उसका तो मैंने ऑलरेडी रिव्यू कर दिया है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करें तो ये फंड बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो स्ट्रेट अवे सजेशन यहाँ पे है कि आप इस फंड से एग्जिट कर जाए और आप स्विच कर सकते हैं निप्पॉन स्मॉल कैप फंड के साथ या फिर एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड के साथ। अगर आप मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर है तो वही, अगर आप हाई रिस्क की इन्वेस्टर है, काफी अग्रेसिव इन्वेस्टर है, रिस्क बहुत ज्यादा लेना चाहते हैं, इन दैट केस आप क्वांट स्मॉल कैप फंड के साथ भी जा सकते हैं। गैस ध्यान रहे, मैं बोलता हूं कि स्मॉल कैप में कम रिस्क, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब कम रिस्क होगा, रिलेटिव टर्म में देखेंगे आप कि भाई जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है उसके कंपैरिजन में निप्पॉन स्मॉल कैप फंड कम रिस्की है, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड कम रिस्की हो सकता है, राइट। स्मॉल कैप कैटेगरी इन इटसेल्फ इज अ वेरी हाई रिस्की कैटेगरी इन इक्विटी एसेट क्लास, ये बात आपको जरूर ध्यान में रखना है।
जब भी मैं बोलता हूँ कम रिस्की तो रिलेटिव टर्म में आपको समझने की ज़रूरत है। फाइन गाइस, गाइस आप लोगों के मन में आई मीन कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, देन प्लीज you can put your comment or question or portfolio in the chat box. I'll definitely pick and try to answer. Thank you. और गाइस हाँ, लाइक यार एक ही बंदे ने लाइक किया है और देखा तो काफी लोगों ने है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक से तो काफी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इससे एक चीज जरूर होता है कि भाई वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है, तो आप लाइक या फिर डिसलाइक के माध्यम से बता सकते हैं गुरु कि आपका वीडियो सही है या फिर नहीं, कंटेंट अच्छा है या फिर नहीं है। तो लाइक एंड कमेंट दोनों माध्यम से आप बता सकते हैं, एंड बेसिस दैट आई विल ट्राई टू इम्प्रूव ऑन मतलब जिस दिन आप बताएंगे वहां से आगे कोशिश कर यही करना रहेगा कि भाई इम्प्रूव करे, तो वो चीज़ है। नेक्स्ट रोहित जैन सर, प्लीज रिव्यू जेएम फ्लेक्सी का फ्यूचर, इनका क्या है? फ्यूचर क्या लिखा है? जेएम फ्लेक्सी का फंड फॉर लॉन्ग टर्म फॉर अग्रेसिव इन्वेस्टर। ओके, जेएम फ्लेक्सी का फंड इज अ गुड फंड, मैंने हाल फिलहाल में कहीं पे रिव्यू किया है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जेएम इट इज अ 5 स्टार रेटेड फंड, सो ओवरऑल काफी अच्छा ही होगा ये फंड। रिटर्न की अगर बात करें जेएम फ्लेक्सी के फंड का, तो लास्ट 1 ईयर में फंड आई मीन दिस फंड हैज जनरेटेड 61% रिटर्न, पिछले 3 सालों में 29.47, यानी कि अराउंड 29.5% का रिटर्न दिया हुआ है। 5 ईयर में अगेन इज अ गुड रिटर्न 25%, एंड 7 ईयर में this fund has generated around 19% return, and in last 10 years this fund has given around 20.61%, so 20.5% का रिटर्न दिया हुआ है। तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम परफॉर्मेंस काफी शानदार है इन कंपैरिजन विद बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज। रैंकिंग की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड का रैंकिंग 2 है परफॉर्मेंस के मामले में। लास्ट 3 ईयर में रैंकिंग देखे तो 2 है, ये भी अच्छा रैंकिंग है। पिछले 5 सालों में रैंकिंग 1 है, पिछले 10 सालों में रैंकिंग 1 है, एंड पिछले 7 सालों में रैंकिंग 3 नंबर पे आ रहा है। तो रिटर्न के मामले में काफी शानदार है। बात करें रिस्क प्रोफाइल का, तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है ये आपका 13.12 का है, जो कि कैटेगरी एवरेज के आसपास में ही है, बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं है। साफ रेशियो काफ़ी अच्छा है 1.77 का। इसके बाद अल्फा देखें तो ये भी बेहतरीन है 10.15% का, यानी कि ये फंड वोलेटाइल भी कम है। और बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में ये फंड आपको पिछले 3 सालों में 10% ज़्यादा परफॉर्म करके दिया हुआ है। एंड जो शार्प रेशियो ये भी काफी अच्छा है 1.77 का। इसका मतलब ये है कि भाई इस फंड का आई मीन इस फंड का जो रिटर्न है अपने रिस्क के कंपैरिजन में वो काफी बेहतरीन रहता है, यानी कि रिस्क जितना लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न ज्यादा बना के देता है। तो काफी अच्छा फंड है जेएम फ्लेक्सी का फंड। क्वेश्चन था रोहित जैन जी का, सो रोहित यू कैन डेफिनेटली गो अहेड विद जेएम फ्लेक्सी का फंड। बस थोड़ा सा वही है कि जो फंड हाउस है उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लाइक योर एचडीएफसी फंड हाउस, या फिर पराग पारिक भी काफी अच्छा हो चुका है, या फिर आपका जो बाकी लाइक कोटक वगैरह हो गया, तो ये सब काफी वेल नोन, काफी स्ट्रॉन्ग फंड हाउस है। एंड जो जेएम है इट्स नॉट दैट बिग इन कंपैरिजन विद दिस आई मीन दिस एलिफेंट इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, तो वो चीज है। दिनेश प्रजापति, दिनेश कुमार प्रजापति जी बोल रहे हैं जय माता दी। जय माता दी आप सभी को, जय माता दी। सुभाष कुमार सर, मैं वीडियो नहीं देख पाया, आपका वीडियो वर्क में आपका वीडियो वर्क में भेजा था। एसबीआई कॉन्ट्रा एंड एसबीआई मिड कैप के बारे में प्लीज बताएं। एसबीआई कॉन्ट्रा तो काफी शानदार फंड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एसबीआई मिड कैप बहुत अच्छा फंड नहीं लगता है मुझे, तो आप एसबीआई मिड कैप फंड से स्विच करके मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के साथ जा सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा आपके लिए, राइट। गाइस जो भी नए इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक नहीं किया है वीडियो को, प्लीज डू हिट द लाइक बटन गाइस। और हाँ, जैसे मैंने बताया कि भाई अगर आप आईटीआर वगैरह फाइल करवाना चाहते हैं, देन आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे टीम ऑफ एक्सपर्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं। वी आर डूइंग दिस ऑल, और काफ़ी कम रेट पे कर रहे हैं आप लोगों के लिए, सिर्फ 749 पे। मेरा जो ओरिजिनल रेट रहता है सैलरीड एम्प्लॉई के लिए वो है आपका 1499 का, यानी कि 1500 के आसपास में मैं चार्ज करता हूँ।
But for my YouTube subscriber, this price has been fixed at 749, और अभी तक मोटा-मोटी 35 से 40 लोग ऑलरेडी अप्रोच कर चुके हैं। एंड ये फर्स्ट 100 जो कस्टमर है, कस्टमर नॉट नॉट कस्टमर बेसिकली, जो सब्सक्राइबर है अपने, उनके लिए, कि जो 100 सब्सक्राइबर है उनके लिए ये रहेगा। जैसे 100 क्रॉस करेगा उस केस में ये जो रेट है अपवर्ड रिवाइज हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली इट विल गो अराउंड मतलब 1000 से लेके 1500 के बीच में चला जाएगा। तो थोड़ा जल्दी कीजिएगा। मैं यहाँ पे तो शो नहीं कर पा रहा हूँ नंबर, लेकिन आप लोग अच्छा कैसे करना है, मैं कमेंट में भी डाल दूंगा, और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे भी नंबर डाल दूंगा, व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, ईमेल आईडी डाल दूंगा। तो आप यू कैन मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरे टीम ऑफ एक्सपर्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जुलाई का टाइम, देखो जुलाई के टाइम तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। उससे पहले आप फाइल कर लीजिए और निश्चिंत रहिए, है ना, वही वाली बात है। फाइन। दिनेश कुमार प्रजापति, रिव्यू माय पोर्टफोलियो, टाइम ईयर्स, आई मीन जो इनका ड्यूरेशन है बेसिकली 10 to 11 ईयर का है। क्वांट स्मॉल कैप फंड 4500, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 3000, टाटा स्मॉल कैप फंड 2000, बंधन स्मॉल कैप फंड 3000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 3000, एनजेएम फ्लेक्सी कैप फंड 3000। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो पोर्टफोलियो है, ये देखने से मुझे लग रहा है कि आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर है, क्योंकि आपके पास क्वांट स्मॉल कैप फंड, निप्पॉन स्मॉल कैप फंड एंड टाटा स्मॉल कैप फंड एंड बंधन स्मॉल कैप फंड, 4 फंड स्मॉल कैप कैटेगरी से है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि भाई आप 4 स्मॉल कैप फंड में नहीं इन्वेस्ट करें तो ही अच्छा रहेगा। आप यहाँ पे एक क्वांट स्मॉल कैप फंड को रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। एंड जो बंधन स्मॉल कैप फंड है, ये भी काफी अच्छा फंड है, तब इन दोनों फंड के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी जो 2 फंड है, यानी कि टाटा स्मॉल कैप फंड एंड निप्पॉन स्मॉल कैप फंड, इन दोनों फंड से आप एग्जिट कर सकते हैं। एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड और आपका बंधन स्मॉल कैप फंड, इन दोनों फंड के साथ आप कंटिन्यू करके चल सकते हैं। जो पैसे है निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का एंड टाटा स्मॉल कैप फंड का, इन दोनों पैसों का आप ऐड कर सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड प्लस बंधन स्मॉल कैप फंड के साथ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई एक को हटा के अपने पोर्टफोलियो में आप फ्लेक्सी का फंड तो ऑलरेडी है ही आपके पास, मिड कैप भी है, तो शायद और ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और जो जेम फ्लेक्सी का फंड है एंड जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, ये दोनों फंड काफी अच्छा है, तो आप इन दोनों फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। तो आपको अपने पोर्टफोलियो में 4 या 5 फंड ही रखना चाहिए, उससे ज्यादा रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखा जाए तो 4000 से ज्यादा स्कीम है म्यूचुअल फंड का। तो भाई कितने आप इन्वेस्ट करेंगे, 4 से 5 रहेगा। इट विल बी इजी फॉर यू टू ट्रैक कि भाई मंथ ऑन मंथ कैसा परफॉर्म कर रहा है आपका स्कीम, ईयर ऑन ईयर कैसा परफॉर्म कर रहा है, हर एक 6 महीने में कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू रिव्यू योर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। सो जस्ट 5 या 4 फंड रखें अपने पोर्टफोलियो में। फाइन। तो यहाँ से तो मैंने पिक कर लिया है दिनेश कुमार प्रजापति जी का पोर्टफोलियो। दिनेश जी, आशा करता हूँ जो भी मैंने बताने की कोशिश किया आपको समझ में आ रहा होगा। स्टिल मन में डाउट है कुछ है तो आप कमेंट डाल सकते हैं चैट बॉक्स में, जरूर रिप्लाई मैं करूँगा। बात करते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन का। यहाँ पे हमने रंजू सिन्हा का बात किया था, प्लीज मेक वीडियो, ये भी हो गया था। देन हमने ओके फाइन। नेक्स्ट पोर्टफोलियो यहाँ पे आपका है सना सन क्या है सन अच्छा, संत अनु पॉल। ओके, संत अनु पॉल, इनका कहना है भैया प्लीज मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कीजिए। एज इनका 28 इयर्स का है, मॉडरेट टू एग्रेसिव इन्वेस्टर है, एसआईपी रनिंग सिंस लास्ट 1.5 ईयर, वांट टू इन्वेस्ट फॉर 12 to 15 ईयर टू अकुमुलेट अ गुड वेल्थ। फाइन। एसआईपी रनिंग जो है इनका एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड में 5000 का है, निप्पॉन मल्टी कैप फंड में 5000 का है, बंधन स्मॉल कैप फंड में 2000 है, एसबीआई स्मॉल कैप फंड में 1000 है, पीपीएफ पराग पाड़ी फ्लेक्सी का बोल रहे होंगे 1000 का है। देन इनका लमसम भी है क्वांटामेंटल फंड 30,000 का। क्वांट का मिड कैप या फ्लेक्सी कैप में 5000 एसआईपी स्टार्ट करना ठीक रहेगा। पोर्टफोलियो ठीक है या कुछ चेंजेस करना पड़ेगा? थैंक यू।
ओके। सो संत संत आपका जो पोर्टफोलियो में जो पहला फंड है यानी कि एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड देखें तो ठीक है। रिटर्न वो ना तो बहुत शानदार है और ना ही बहुत खराब है, काफ़ी एवरेज मॉडरेट रिटर्न है, तो ठीक है। मतलब आप अग्रेसिव इन्वेस्टर भी नहीं हैं, तो आप जा सक कंटिन्यू कर सकते हैं इसको। तो निपुण मल्टी कैप का रिटर्न गाइस देखें तो अच्छा है। संत इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, अराउंड 48% का रिटर्न है। पिछले 3 सालों में भी 30-31%, 31.5% का रिटर्न है। पिछले 5 सालों में 22-23% का रिटर्न है। 7 सालों में 18% का रिटर्न है एंड 10 सालों में मोटा-मोटी 18% का रिटर्न है। तो काफ़ी अच्छा फंड है निप्पॉन मल्टी कैप फंड, यू कैन डेफिनिटली कंटिन्यू विद दिस। उसके बाद है बंधन स्मॉल कैप फंड, ये भी अच्छा फंड है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड से आप स्ट्रेट अवे एग्जिट कर सकते हैं क्योंकि ये फंड बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड इज अगेन अ गुड फंड, बट यहाँ पे फंड साइज का इश्यू है जो कि मैं ऑलरेडी बता दिया है इस वीडियो में, जो कि 60,000 करोड़ के ऊपर है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है आने वाले टाइम में। लमसम में देखें तो आपने क्वांटमेंटल फंड में 30,000 का इन्वेस्ट करा हुआ है, जो कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं एज इट इज। क्वांट का मिड कैप या फ्लेक्सी कैप आप ऐड करना चाहते हैं तो आप क्वांट का मिड कैप ऐड कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि आपके पास पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ऑलरेडी है एंड आपने निपुण मल्टी कैप फंड में भी ऑलरेडी इन्वेस्ट करा हुआ है, तो अलग से एक फ्लेक्सी का फंड और ऐड करना उतना लॉजिकल नहीं बनता है, राइट? तो आप क्वांट मिड कैप फंड को ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, रेस्ट तो ठीक है। फिर जैसे मैंने बताया आपको उस तरीके से चेंज करने की जरूरत है। पौरुष पांडे जी का क्वेश्चन है यहाँ पे कि वेरी गुड गुड इन्फॉर्मेशन, प्लीज बेस्ट फ्लेक्सी कैप पे भी एक वीडियो बनाएं। फाइन, इन कमिंग डेज आई डेफिनेटली मेक वीडियो ऑन बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड टू इन्वेस्ट इन 2024। ओके, लाइक करने से बस एक मोटिवेशन रहता है कि यार आप लोग लाइक कर रहे हैं, बस वही बात है, काफी ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता है इन टर्म ऑफ लाइक अर्निंग और समथिंग लाइक दैट। तो प्लीज लाइक जरूर करें और अपना क्वेश्चन कमेंट में जरूर डालें, कमेंट या फिर कह लीजिए कि चैट बॉक्स जो है अपना लाइव चैट बॉक्स, इसमें आप पार्था अपना कमेंट या पोर्टफोलियो कमेंट में डाल रहे हैं, उससे पहले कोई किसी का देख लेते हैं यहाँ किसका क्या पोर्टफोलियो है। कमल वर्दिया, इनका कहना है तिब्बत वाज एन इंडिपेंडेंट बुद्धिस्ट नेशन, लैंड लूटर चाइना grabbed at Tibet by killing millions of Tibetans. Free Tibet, free Kailash Mansarovar, boycott all Chinese goods. We invest in ITI, Medcap, लार्ज कैप एंड मल्टी कैप फंड। यार आईटीआई का फंड्स पता नहीं, मैंने तो कभी रिव्यू ही नहीं किया है और मैंने तो इन्वेस्ट तो करा ही नहीं है, तो मैं तो नहीं बोलूंगा यार इनमें आईटीआई के फंड्स कैसे होंगे यार। लेट्स सी, आईटीआई आईटीआई मिड कैप 20 रुपए का ही इसका नाम है, यानी कि एनएवी। कुछ आवाज वगैरह तो सही आ रही है ना आप लोगों को, है ना? तो प्लीज अगर कुछ उल्टा सीधा आवाज हो, आई मीन सही से ना आए तो आप बताइएगा। तो आईटीआई मिड कैप का रिटर्न इस मतलब लास्ट 1 ईयर में इज वेरी गुड, 64.28%, जो कि बेंचमार्क एंड मिड कैप के बेंचमार्क एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में अच्छा है। पिछले 3 सालों में भी रिटर्न देखें तो ठीक है, अपनी कैटेगरी के आसपास में ही है एंड जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसके आसपास में ही है, लेकिन ये दिस इज नॉट अ वेल नोन फंड। हाँ, सो दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एंड फंड साइज भी देखें तो काफी कम है, 820 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो बहुत अच्छा है, 0.43% का, बट फंड साइज इज वेरी लो, 820 करोड़। मतलब यहाँ पे कभी भी उथल पुथल मच सकता है और ऐसे केस में ये फंड काफी दिक्कत हो सकता है इसको, तो आपको यहाँ से एग्जिट कर जाना चाहिए। सेम इज द केस विद आईटीआई लार्ज कैप एंड मल्टी कैप, भाई आपको यहाँ से भी एग्जिट कर जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि आपको अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ये तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं आप लोगों का और कुछ पोर्टफोलियो मैंने रिव्यू किया है। अब बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे, तो गैस मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था कि भाई मैं बात करने वाला हूँ 5 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि फॉलिंग मार्केट में काफी शानदार हो सकता है आपके लिए, अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है या फिर आपका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट है उस केस में। तो यहाँ पे 5 कैटेगरी की मैं बात करूंगा। पहले बात करूंगा आपका फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का, फिर बात करेंगे मिड कैप कैटेगरी, फिर बात करेंगे आपका स्मॉल कैप कैटेगरी का, उसके बाद बात करेंगे लार्ज कैप कैटेगरी का, एंड लास्टली विल टॉक अबाउट टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड। यानी कि ये टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग हमेशा ना टैक्स प्लानिंग के लिए
ईयर एंड पे जाके सोचते हैं कि भाई टैक्स कैसे सेव करना है, कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट करना है। बट इसका जो होल प्रोसेस है, एग्ज़ैक्टली देखा जाए तो ये ईयर के बिगिनिंग में स्टार्ट होता है। लाइक अप्रैल इज़ द बिगिनिंग फॉर फाइनेंशियल ईयर, राइट? तो फर्स्ट अप्रैल जो है, ये बिगिनिंग है, तो आपको अप्रैल में स्टार्टिंग के 2-3 महीने में आपको प्लान कर लेना चाहिए कि भाई कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, सो दैट ये क्वेश्चन बाद में ना आए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने डिक्लेरेशन तो कर दिया है, एचआर को तो डिक्लेयर करके बता दिया कि आपका मतलब बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करने वाले हो या फिर किया है। जब एक डॉक्यूमेंट मांगते हैं ना एचआर, उस टाइम पे आप करते है नहीं कुछ खास, होगा तो टैक्स सेविंग में आप डाल दिए, या फिर आपका पीएफ कट रहा है वो होगा, या फिर इंश्योरेंस वगैरह कुछ रहता है तो वो रहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका टीडीएस जो फरवरी या फिर जनवरी का महीना होता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कट जाता है, काफ़ी मोटा टीडीएस कटता है, जिसकी वजह से लगता है यार भाई इतना सैलरी कम क्यों आया मेरे को, है ना? तो वो चीज़ है। तो आप स्टार्टिंग में ही प्लान करें, ताकि आपके लिए आसान होगा कि भाई कहाँ पे क्या करना है, ठीक है? तो ये तो टैक्स सेविंग का हमने बात किया। और आप टैक्स प्लानिंग करना चाहते हैं, आपको खुद समझ में ना आए, तो आप लाइक मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देयर विल बी सम फी फॉर दैट, या फिर मेरा जो टीम ऑफ एक्सपर्ट है वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं टैक्स प्लानिंग के लिए। हम लोग इसी काम के लिए बैठे हैं भाई, तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? जो डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पे नंबर वगैरह सब आपको मिलेगा। अपना काम ही यही है। यूट्यूब तो चलो करते ही हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दिस द मेन मेन जो काम है, वो अपना सीए का प्रैक्टिस से है, वही है। तो आप बिज़नेस में हैं, बिज़नेस रिलेटेड कुछ अगर आपको हेल्प चाहिए, बी इट ऑडिटिंग या फिर टैक्स कंसल्टेंट चाहिए आपको, या फिर आप कोई नया वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, जहाँ पे आपको कंप्लायंसेस की रिक्वायरमेंट है, स्टार्टअप है, आप आपको फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड जो कंप्लायंस है वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे मुहैया कराते हैं, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फाइन। तो हम लोग बात कर रहे थे कि भाई आई मीन 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन-कौन सा हो सकता है अभी के टाइम, यानी कि मार्केट में देखा जाए तो कुछ ना कुछ गिरावट ज़रूर आया है, क्योंकि 23,000 के ऊपर था मार्केट, नाउ इट इज़ अराउंड 22,000, राइट? निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ। तो कौन-कौन से फंड है जो कि आपके लिए बेहतर हो सकता है एसआईपी के लिए, या फिर लमसम के हिसाब से भी देखा जाए तो? तो गाइस, फ्लेक्सी कैप फंड से मैंने यहाँ तक 3 फंड चूज़ करा हुआ है। पहला है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, दूसरा है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड एंड तीसरा फंड इज़ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं, इन दैट केस मैं सजेस्ट करूंगा कि आप क्वांट फ्लेक्सी का फंड के साथ जाए। इस फंड का रिटर्न अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार है, काफी बेहतरीन है। आपको हर एक टाइम फ्रेम में इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों को ही काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। ना ही बेंचमार्क, आई मीन नॉट ओनली बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज, इस कैटेगरी में जो बाकी फंड्स है उसके कंपैरिजन में भी इसका रिटर्न बेहद ही शानदार है। सेकंड फंड इज एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड। अगर आप आपका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट साइड में आता है, इन दैट केस आपके लिए एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड एंड पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड, ये दोनों फंड काफी अच्छा हो सकता है। यहाँ पे दिक्कत यही है कि भाई इन दोनों फंड का फंड साइज काफी ज्यादा है, तो इस बात को जरूर आपको ध्यान देने में, आई मीन इस बात को जरूर आप ध्यान में रख सकते हैं। एंड एक फंड मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया है, लेकिन मुझे अचानक मेरे दिमाग में आया है वो फंड, उस फंड का नाम है आपका जेएम फ्लेक्सी का फंड। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई जेएम फ्लेक्सी का फंड का परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार है, बेहतरीन है। एंड एक मिनट, जेएम फ्लेक्सी का फंड, इसका अगर बात करें फंड साइज का, फंड साइज कितना है? फंड साइज शुड नॉट बी फाइन, अच्छा फंड साइज है 2107 करोड़ का, जो कि देखे तो काफी रिजनेबल है, ना बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है। तो ये काफी अच्छा मौका हो सकता है यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। तो 4 फंड यहाँ पे आया। क्वांट फ्लेक्सी का फंड, जो कि काफी अग्रेसिव नेचर का फंड है, एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड एंड पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड वैसे इन्वेस्टर के लिए काफी अच्छा होगा जिनका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट साइड में आता है। और अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है तो आपके लिए जेएम फ्लेक्सी का फंड भी काफी अच्छा हो सकता है। तो गाइस, ये 4 फ्लेक्सी का फंड है जहां पे आपको इन्वेस्ट करना है, या फिर इन्वेस्ट क्या करना है, आपको कंसीडर करना है। एंड यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च, या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। गाइस, कुछ दिन में मैं भी आप लोगों का एडवाइजर जरूर बन जाऊंगा, बिकॉज आई विल बी हैविंग अ प्रॉपर लाइसेंस, and then I can suggest or recommend openly to you guys। तो वो लाइसेंस अभी पेंडिंग है, जैसे ही लाइसेंस आएगा देन आई कैन recommend you, बट अभी फिलहाल मैं रिकमेंडेशन नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये सारा एजुकेशनल कंटेंट है। आपको हेल्प
मिलता ज़रूर है इससे कि भाई आपको रिसर्च कैसे करना है, बट फाइनल डिसीज़न आपको अपना रिस्क प्रोफ़ाइल सारा कुछ जानने के बाद, रिसर्च करने के बाद, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करने के बाद ही लेना चाहिए, राइट? तो गाइस ये हमने बात की आपका फ्लेक्सी कैप फंड का, जो कि एसआईपी के लिए काफ़ी बेहतरीन हो सकता है और लमसम के लिए भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। अब बात करते हैं गाइस मिड कैप कैटेगरी का, तो यहाँ पे मैंने अगेन 3 फंड चूज़ करा हुआ है आप लोगों के लिए। पहला फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, दूसरा फंड है एचडीएफसी मिड कैप फंड, तीसरा फंड है आपका क्वांट मिड कैप फंड। तो ये तीनों फंड भी देखें तो काफ़ी बेहतरीन है, रिटर्न काफ़ी शानदार है। अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है, काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, इन दैट केस आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के साथ जा सकते हैं। आई मीन सॉरी, आप क्वांट मिड कैप फंड के साथ जा सकते हैं, क्योंकि इस फंड का रिटर्न अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफ़ी शानदार है। हालाँकि रिस्क प्रोफाइल देखें तो अपर साइड में आता है, हाइयर साइड में आता है। इस बात को ज़रूर ध्यान में रखने की ज़रूरत है। वहीं अगर आप थोड़ा-सा रिस्क कम लेना चाहते हैं और रिटर्न भी बेहतर कमाना चाहते हैं, इन दैट केस आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के साथ भी जा सकते हैं। ये फंड भी देखें तो काफ़ी शानदार है। वहीं बात करें ऐसे फंड का जो कि एक अच्छा फंड हाउस से बिलॉन्ग करता है, ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी शानदार है, इन दैट केस आप एचडीएफसी मिड कैप फंड के साथ जा सकते हैं। इस फंड का रिटर्न देखिए तो हिस्टोरिकली काफ़ी शानदार है, लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेहतरीन तरीके से वेल्थ जनरेट करके दिया है अपने इन्वेस्टर को। तो आप एचडीएफसी मिड कैप फंड को भी कंसीडर कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, वो चाहे बात करें आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट का या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट का। बात करी गई जो स्मॉल कैप फंड का, तो यहाँ पे भी अगेन मैंने 3 फंड चूज़ करा हुआ है स्मॉल कैप कैटेगरी से। पहला फंड है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड, दूसरा फंड है निप्पॉन स्मॉल कैप फंड एंड तीसरा तीसरा फंड है आपका एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। तो पहला फंड जैसे क्वांट से बिलॉन्ग करता है, तो क्वांट का फंड काफ़ी अग्रेसिव होता है, आपको पता है। तो अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है, तभी आप क्वांट स्मॉल कैप फंड के साथ जाएँ। गाइस अभी तक काफ़ी लोगों ने वीडियो देखा भी, चले भी गए या फिर कुछ लोग हैं भी, बट लाइक बहुत कम है। अभी सिर्फ 9 लोगों ने ही लाइक किया है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, आप वीडियो में बने हुए हैं, देन प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, है ना? थोड़ा-सा एक मोटिवेशन मिलता है भाई, और कोई वैसी बात नहीं है। बाकी अपना कमेंट भी कुछ मन में चल रहा है म्यूचुअल फंड को लेके कि भाई मार्केट में भी गिरावट आई है, क्या करे? इसे भी बंद कर दे, रोक दे कुछ दिनों के लिए, इलेक्शन है, इलेक्शन की वजह से मार्केट में जो वोलेटिलिटी है कब तक कंटिन्यू रहने वाला है? तो गाइस वोलेटिलिटी वोलेटिलिटी तो रहेगा, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि जून के फर्स्ट वीक में रिजल्ट भी आ जाएगा, तो ये आप ये मान के चलिए अगला 15 से 18 दिन और है। अगला 15 से 18 दिन और है जहाँ पे ये वोलेटिलिटी हो सकता है, क्योंकि कंक्लूजन तो तभी आएगा ना कि भाई बीजेपी की गवर्नमेंट यानी कि एनडीए की गवर्नमेंट बन रही है। मुझे तो लगता है कि भाई गवर्नमेंट तो बनेगी एनडीए की, भले सीट उतना आए ना आए, बट पीएम तो भाई पीएम अपना जो है मोदी जी वही बनने वाले हैं, ऐसा मेरे को लगता है। बट रेस्ट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिजल्ट, कि रिजल्ट कैसा आने वाला है ना? ठीक है, तो गाइस हम लोग बात कर रहे थे स्मॉल कैप फंड का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड अग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए काफ़ी शानदार है। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है, ये भी काफ़ी अच्छा फंड है, हालाँकि रिलेटिवली कम रिस्की फंड है क्वांट स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में। तो अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं, आप सिर्फ एसआईपी ही करना चाहते हैं, इन दैट केस आप निप्पॉन स्मॉल कैप फंड के साथ जा सकते हैं। सिमिलर इज द केस विद एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, ये फंड भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे फंड हाउस से बिलॉन्ग करता है। इस फंड में मैंने खुद भी इन्वेस्ट किया है, तो ये मेरा डिस्क्लेमर है यहाँ पे कि भाई आप खुद भी अपना रिसर्च कर सकते हैं। आप मेरे कहे हुए बातें डायरेक्टली जाके इन्वेस्ट ना करें, राइट? अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा। तो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड भी काफ़ी शानदार है, लॉन्ग टर्म में बेहद अच्छे तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है, मोटा-मोटी 30% का एनुअल सीएजीआर। और मैं बेसिकली यहाँ पे करता क्या हूँ, इसी में नहीं सारे ही फंड में मेरा यहाँ पे एक एक सिंपल सा अप्रोच रहता है कि जब भी मार्केट में गिरावट आए तो उस केस में आप अपने एसआईपी को टॉप अप कर दीजिए यानी कि एक हुँ, 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 हुँ। टॉप अप बोल रहा था मैं, हाँ, कि जब भी मार्केट में काफ़ी तेज़ गिरावट आए तो उस केस में आप जो रनिंग एसआईपी है आपका, उसको ही आप टॉप अप कीजिए, कोई अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस कि आपका रनिंग एसआईपी में है जो फंड है वो काफ़ी खराब हो।
अगर अच्छा फंड है, अच्छा तरीके से काम कर रहा है, उस केस में आप अपने पोर्टफोलियो में जो फंड है उसी को टॉप अप कर सकते हैं, तो वो फंड आपको काफ़ी ज़्यादा रिटर्न बना के दे सकता है। और अगर आपका सैलरी हर एक साल बढ़ रहा है, इन दैट केस आपको तो स्टेप अप भी करना चाहिए। यानी कि हर एक साल अपने एसआईपी अमाउंट को 10% 5% जितना आपको लगे कि भाई आप कर सकते हैं, फिर सह सकते हैं, झेल सकते हैं, बियर कर सकते हैं, उस हिसाब से आप अपने एसआईपी अमाउंट को हर एक साल बढ़ा भी सकते हैं 5-10% से। ऐसे करने में क्या होगा कि आपको रिटर्न बहुत ही ज़्यादा बन के आता है। दिनेश कुमार प्रजापति जी का क्वेश्चन है कि सर एक पोर्टफोलियो में क्वांट एएमसी का कितना फंड रख सकते हैं? तो दिनेश जी आपको बता दूं कि जो क्वांट की मल्टीपल स्कीम है वहां पे ना पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग काफी ज्यादा है, मोटा-मोटी 30 से 35% का ओवरलैपिंग मिलता है। यानी कि आप क्वांट स्मॉल के फंड में इन्वेस्ट करते हैं प्लस आप क्वांट फ्लेक्सी का फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो इन दोनों फंड में आपको मोटा-मोटी 30 से 35% कॉमन स्टॉक दिखने को मिल जाता है या फिर कॉमन होल्डिंग दिखने को मिलता है। तो इतना ज़्यादा ओवरलैपिंग होना अच्छी बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से 1 या फिर मैक्स टू मैक्स आप 2 फंड रख सकते हैं। लाइक अगर क्वांट स्मॉल का फंड है तो आप इधर क्वांट फ्लेक्सी का फंड रख सकते हैं या फिर क्वांट मिड कैप रख सकते हैं। इस तरीके से आप मैक्सिमम 2 फंड रखें। ज़्यादा मतलब 2 से ज़्यादा फंड रखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि फंड हाउस वाइज़ भी आपका डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। नहीं तो कई बार क्या होगा कि अगर क्वांट के फंड अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, इन दैट केस रिटर्न तो बेहद ही शानदार आएगा। लेकिन जब मार्केट में तेज़ गिरावट आएगी तो उस केस में क्वांट के फंड आपको रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा गिरा के देते हैं, यानी कि लॉस काफ़ी ज़्यादा बना के देता है। तो उस केस में मतलब थोड़ा-सा दिक्कत होता है भाई, मतलब पोर्टफोलियो देखने उतना ज़्यादा रेड हो जाता है ना, तो घबराहट सी होने लगती है। तो इसीलिए आप पोर्टफोलियो अपना जो पोर्टफोलियो है उसको फंड हाउस वाइज़ भी डाइवर्सिफ़ाई करके रखें, नॉट ओनली फंड कैटेगरी वाइज़, ठीक है? तो गाइस हमने स्मॉल कैप फंड के बारे में बात कर लिया। अब बात करते हैं लार्ज कैप फंड का। तो यहाँ पे हमने 3 फंड चूज़ करा हुआ है लार्ज कैप कैटेगरी से, एचडीएफसी टॉप 100 फंड, आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप इक्विटी फंड एंड थर्ड फंड इज निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। तो गाइस ये तीनों ही फंड काफ़ी शानदार फंड है। काफ़ी मॉडरेट रिस्की इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा है, यानी कि रिस्क प्रोफाइल यहाँ पे बहुत अग्रेसिव नहीं होगा तो भी चलने वाला है। ये तीनों फंड कम रिस्की फंड है अपने कैटेगरी में। तो आप इन तीनों में से किसी एक फंड को चूज़ कर सकते हैं। तीनों तीनों ही फंड काफ़ी अच्छा है। मोस्ट प्रोबेबली आप आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप इक्विटी फंड के साथ जा सकते हैं क्योंकि हाल-फिलहाल में इस फंड का रिटर्न काफ़ी शानदार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी 2 फंड यानी कि एचडीएफसी टॉप 100 फंड एंड निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का रिटर्न खराब है। इन दोनों फंड का भी रिटर्न देखें तो काफ़ी अच्छा है। रिलेटिव टर्म में, कंपैरेटिव टर्म में थोड़ा-सा ज़रूर कम है लेकिन बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। तो तीनों फंड काफ़ी अच्छा है देखने को मिल रहा है। तो आप एसआईपी एज़ वेल एज़ लमसम दोनों के लिए इन तीनों फंड को कंसीडर कर सकते हैं लार्ज कैप कैटेगरी से या फिर कह लीजिए लार्ज कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड कैटेगरी से। लास्टली गाइस बात करते हैं टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड का कि भाई टैक्स सेविंग तो करना है ना भाई, टैक्स प्लानिंग तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने 3 फंड चूज़ करा है आप सभी के लिए। पहला फंड है आपका क्वांट टैक्स सेवर फंड, दूसरा है मिरई एसेट टैक्स सेवर फंड एंड तीसरा फंड है आपका एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। तो ये तीनों फंड का रिटर्न देखें तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफ़ी शानदार है। यहाँ पे टैक्स सेविंग के साथ-साथ आपको रिटर्न भी देखिए देखा जाए तो एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड होता है, उसके आस-पास में या फिर उससे बेहतर ही दिखने को मिलता है। तो यहाँ पे भाई दोनों हाथ में लड्डू है, भी टैक्स सेविंग भी हो रहा है आपका और रिटर्न भी काफ़ी शानदार बन के आ रहा है। तो अच्छी बात है। ये 3 टैक्सेबल फंड है, अपने रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप इन तीनों में से किसी एक फंड के साथ जा सकते हैं। क्वांट टैक्सेबल फंड रिलेटिवली ज़्यादा रिस्की फंड है। मिरर जैसे टैक्सेबल फंड एंड एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड देखें तो रिलेटिवली कम रिस्की फंड है। तो आप अपने रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग इन तीनों में से किसी एक फंड को चूज़ कर सकते हैं। सो गाइस ये तो बात रही कि भाई बेस्ट 5 म्यूचुअल फंड्स कौन-कौन सा है जो कि फॉलिंग मार्केट में आपके लिए काफ़ी बेहतरीन हो सकता है। लेकिन गाइस ये पाँचों म्यूचुअल फंड फॉलिंग मार्केट में ही नहीं है, अगर आप लमसम भी करना चाहते हैं या फिर एसआईपी भी करना चाहते हैं नॉर्मल मार्केट में तो आपके लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है। गाइस 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 ये तो काफ़ी ओके, मोटा-मोटी 1 घंटा तो हो ही गया है, जो मैंने प्लान किया था और काफ़ी दिनों के बाद मैं लाइव आया हूँ। तो आज बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं जुड़े थे, लेकिन जो भी जुड़े थे थैंक्स टू एवरीवन।
आप लोग अपना टाइम दिए यहाँ पे, कुछ न कुछ ज़रूर सीख के गए होंगे। एंड मैं कोशिश करूँगा कि भाई रेगुलर इंटरवल पे, इंटरवल इन द सेंस कि मतलब वीकली कम से कम एक लाइव वीडियो लेके आऊँ। गाइस यहाँ पे दिक्कत क्या होता है ना कि भाई आई एम नॉट फुल टाइम इनटू यूट्यूबिंग, मतलब मैं यूट्यूब में फुल टाइम नहीं हूँ। अगर कोई फुल टाइम होता है तो उसके इसमें क्या है कि भाई ठीक है भाई, आप 24/7 या फिर जो वर्किंग आवर्स है उसमें आप यूट्यूब पे रहते हैं तो आपके लिए आसान होता है वीडियो बनाना, सब कुछ करना। बट मेरा क्या है कि मेरा खुद का सोल मतलब प्रैक्टिस भी है। तो इस प्रैक्टिस में मतलब मेरा जो फुल टाइम है वो प्रैक्टिस है एंड दिस इज पार्ट टाइम। तो प्रैक्टिस में ज़्यादा टाइम देता हूँ, यूट्यूब पे कम टाइम देता हूँ। तो सबके पोर्टफोलियो रिव्यू करना इज क्वाइट चैलेंजिंग वर्क फॉर मी। बट आगे मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, देखते हैं। क्योंकि अगर कई बार होता है ना कि मॉनेटरी टर्म में कुछ चीज़ें आए तो लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट भी रहता है और काफ़ी अच्छे तरीके से उस चीज़ को कंसीडर भी करते हैं। तो देखते हैं कि कुछ नॉमिनल चीज़, नॉमिनल फील करके, मतलब एक होता है ना कि आपका, ताकि जो सब्सक्राइबर है उनको भी ध्यान लगा रहे काफ़ी अच्छे से, और मैं अगर टाइम दे रहा हूँ तो मेरा भी उसी हिसाब से थोड़ा बहुत बेनिफिट हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आगे चल के कंसीडर करेंगे कि भाई एक कुछ नया लाया जाए जो कि आपका पोर्टफोलियो भी रिव्यू हो जाए और काफ़ी नॉमिनल फी में हो जाए। तो आपके पॉकेट पे भी ज़्यादा मतलब भार नहीं पड़ेगा और आपका काम भी बन जाएगा, है ना? बाकी आईटी और फाइलिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 घंटा पूरा हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।